नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी, जो वर्तमान में चल रही जो गतिविधियां हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि, उनके बारे में बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे बाबा रामदास जी। राम राम जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। और आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि बाबा जी का अपना चैनल है, बाबा की खरी खोटी, वो भी आप लोग अवश्य ज्वाइन करके और उसे देखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे और चुटीले कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की जो हॉट खबर है वो कल एक जबरदस्त बयान क्या आया, बल्कि बयान तो परसों आया था आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि सेवक को अहंकारी नहीं होना चाहिए। मणिपुर के सल्यूशन की भी बात उन्होंने बोली थी और उसका कुछ लोग अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन कयास लगा रहे थे कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है और इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन उसके बाद आज रतन शारदा जी, जो उनके काफी निकट हैं और आरएसएस के ऊपर उनकी कई पुस्तकें हैं, आरएसएस के एक प्रकार से माने जाते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो आरएसएस की आधिकारिक बात है। उन्होंने ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिख के ये बिल्कुल लिख दिया साफ साफ कि भाई अत्यंत अहंकार से ग्रस्त थे जो भाजपा के कार्यकर्ता थे। बल्कि मैं आपको पढ़ देता हूँ, वो वक्तव्य जो है वो बड़ा ही मैं कहूँगा कि जिसके गए आरएसएस के स्टैंडर्ड से बहुत ही हार्ड हिटिंग है। लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंट कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए रियलिटी चेक है, जो अपनी ही दुनिया में मग्न थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की चकाचौंध में डूबे हुए थे। इस तरह इन तक आम जन की आवाज नहीं पहुंच रही थी। मुझे तो लग रहा है कि इतना तगड़ा प्रहार तो आरएसएस ने भाजपा के ऊपर सीधे सीधे आडवाणी जी के टाइम के बाद से तो नहीं किया है। क्या कहते हैं सर? बात है ना, वो पुरानी सेइंग है ना कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के तो कई बाप होते हैं। पूरा गांव खड़ा हो जाता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा। और सर बात देखिए, वैसे जो शारदा जी ने जो कहा है, मैं उससे हूं 100% सहमत कि अगर सच पूछा जाए तो इस पूरे चुनाव अभियान में जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो पहले दिन ही मोदी जी ने कर दिया था, जब उन्होंने 400 सीट का नारा दे दिया था। अब की बार जो 400 पार वाला, हम 400 जीत रहे हैं ना, और वो इतना रियलिस्टिक लग रहा था वो टारगेट 400 का कि सारी दुनिया सचमुच उसमें मगन हो गई। सबने मान लिया कि हाँ जी हमारी तो आ गई। तो सबसे पहले तो कार्यकर्ता, सबसे पहले कैंडिडेट, अरे यार मोदी के नाम पे हमने जीत ही जाना है, हम तो जीत गए, जिसको टिकट मिल गया उसने मान लिया मैं जीत गया, पहला। उसके बाद अब कार्यकर्ता ने मान लिया कि हम तो जीते पड़े हैं, क्यों इतनी गर्मी में परेशान हुए। वोटर उसने बोला यार ठीक है, जीत तो रहे हैं एक मेरे वोट से। तो सर ये एकदम 100% सही है कि एवरीबडी वॉज एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये एकदम सही बात है।
अच्छा, जहां तक वो आईना दिखाने की बात है और बहुत हार्ड हिटिंग लेख लिखना और सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मणिपुर पे बयान देना या बात करना, आई थिंक उससे बचा जा सकता था। और ये सारी बातें बंद कमरे में होती और जब समीक्षा बैठकें होती या संघ को अगर कुछ कहना था तो उसको जो है मोदी और बीजेपी लीडरशिप को बुला के अकेले में बात करनी चाहिए थी। पर जैसा कि आज वो अनुपम मिश्रा जी हैं, घूमता आईना उनका एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है सर इस पे। वो भी मैं अभी आपने जब मुझे लिया है स्टूडियो पे, उससे पहले मैं वो सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात पॉइंट आउट की कि क्या संघ और मोदी जी की या बीजेपी लीडरशिप का इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया था कि एक सामान्य सी बात भी जो है वो उनको सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहनी पड़ी कि भैया मणिपुर पे ध्यान दो। और जो है ये बात उनको मोदी या बीजेपी लीडरशिप से या गवर्नमेंट से, वो उनके पास और भी माध्यम है कहने के। तो अनुपम मिश्रा जी ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि इनफैक्ट चुनाव से पहले अक्सर या चुनाव के दौरान अक्सर मोहन भागवत साहब ऐसी बातें कह देते हैं फिर बाद में जिनको सफाइयां देनी पड़ती है या बीजेपी को नुकसान हो जाता है। एक बार उन्होंने बिहार में कह दिया था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उससे जीता जिताया चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो सर ये एक सब बात ठीक क्लैरिफाई करो, एक बात जी क्लैरिफाई करूं आपको। ये जो बात होती है ना बिहार वाली, वो वस्तुतः बात ये है कि जो पहले 2 राउंड हो गए थे, उसके बाद ये मोहन भागवत जी का बयान आया था। जी। और वो जो पहले 2 राउंड थे ना, हम्म। उसमें बीजेपी कोई मेरे ख्याल से करीब 70-80 सीटों के चुनाव हो गए थे पहले 2 राउंड में, और ज़्यादा हो गए थे, करीब 100 सीटों के चुनाव हो गए। उस जी। 100 सीटों में बीजेपी साफ थी पूरी तरह से। अच्छा। और ये चलिए। बाद के जो इन्होंने 62 सीटें जो जीती हैं टोटल, वो 62 सीटें जो थी, उनमें से लगभग 55 जो है उसके बाद ही जीती है। ये विश्लेषण किसी ने किया नहीं था, लेकिन मैंने जी। उस समय भी किया था। मैंने कहा ये जो है ना, ये ओवर हाइप किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वाले अपने हार का ठीकरा जो है वो मोहन भागवत के सर पर फोड़ रहे हैं। अच्छा जी। खैर सर अब फिलहाल ये और पोजीशन है एक बात और बताऊं आपको, एक बात और बताऊं आपको, कुछ जी। कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स हुआ करते थे, और आपने देखा होगा कि शीर्ष मंत्री इत्यादि लगातार झंडेवालान में जाया करते थे और वहां पर मीटिंग्स हुआ करती थी, विशेषकर जब सरसंघचालक प्रवास पे होते थे दिल्ली में। तो ये बड़ी एक सामान्य सी बात थी। यह परंपरा पूरी तरह से टूट चुकी है पिछले 10 वर्षों में, और विशेषकर पिछले 5 वर्षों में। आपने संभवतः, मैं आपको कहूंगा कि इन कारणों का विश्लेषण करें। कृष्ण गोपाल जी, जो कि भाजपा और आरएसएस के बीच में संपर्क सूत्र बनाए गए थे, उन्होंने पद क्यों छोड़ा था, जी। इतना ही कहूंगा जी। चलिए मैं सर इसके बारे में जानकारी जुटाऊंगा। पर कुल मिला के सर ये बहुत मतलब एटलीस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद जो ये चल रहा है संघ और भाजपा के बीच में, और तो जैसे मैं जो इंगित जनता कर रहा हूँ कि वाकई में जो ये कह रहे हैं ना कम्युनिकेशन गैप है, ये है। और इसीलिए सर एक मुझे बात कही, एक बात जो हम्म। कही सरसंघ चालक ने, वैसे मैं सरसंघ चालक की भरसक कई बातों पर आलोचना करता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात जो कही कि भाई सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए, हम्म। मुझे लगता है कि यह इंगित करके कही हुई बात है। अच्छा, प्रधान सेवक जी के लिए कही है या पूरी पूरी पार्टी के लिए कह दी है? जो जो भी अपने आप को सेवक कहता हो, हम्म। सबके सारे सेवकों के लिए है। पर सर स्वयं मुझे सेवक पता के नहीं लिए क्यों भी हो लगता है सकती कि है, मुझे प्रधान मुझे सेवक के भी लिए भी हो सकती है। सर मुझे पता है, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो या मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर मुझे तो संघ के बड़े लीडरशिप में भी अहंकार का भाव नजर आता। मैं आपसे भाई पूर्णतः सहमत हूं।
भाई एक बात बताइए ना, आपको अगर कोई समस्या थी और आप सचमुच अगर पार्टी के शुभचिंतक हैं या देश के चिंतक हैं या सनातन के आप शुभचिंतक हैं, तो आप अरे भैया, अगर बीजेपी बात नहीं कर रहे तो तुम कर लो, आगे बुला के बात बुला लो उनको, उनके यहाँ चले जाओ, उनको फोन कर लो। सर ये कम्युनिकेशन गैप आई थिंक दोनों की तरफ से है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि भाई संघ बीजेपी को जो है ना वो बोनसाई बना के ही रखना चाहता है कि भैया हमने तुमको एक गमले में रोप दिया है, उतने ही रहो जितना हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं। और वो प्रूनिंग वाला जो क्लिपर होता है ना, उसको हाथ में उठा के रखता है। हम्म, हम्म, अब जो है बीजेपी की शायद महत्वाकांक्षा होगी बड़ा बड़ा वाला पीपल बड़ बनने की। हम्म, वो नहीं गमले में उगना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो नागपुर के गमले में उगी रहे। हो सकता है ये सारे चैलेंजेस आते होंगे। अभी सर ये तो खैर बहुत बड़े लोगों की बात है, हम लोग तो छोटे से लोग हैं, अब मैं तो नहीं कह सकता। पर मुझे इसमें दोनों का दोष नजर आता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप था तो खुद मोहन भागवत जी को वो गैप मिटाना चाहिए, आरएसएस की लीडरशिप को वो गैप मिटाना चाहिए। पर मुझे बीजेपी से ज्यादा अहंकारी आरएसएस लगती है इस मामले में। हाँ जी, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल जी। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन लेकिन याद करें 21 मई और जेपी नड्डा का बयान जी। चलते चुनाव में उत्तर प्रदेश के चौथे, पांचवें और छठे फेजेस बाकी थे। क्या कहा था उन्होंने? हाँ। हम अब आरएसएस के भरोसे नहीं है। जेपी नड्डा जी उसके पहले ये बयान भी दे चुके हैं कि भगवा भाजपा नहीं है और हमारा काशी मथुरा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये आरएसएस ने कहा है कि बीजेपी ने कहा है कि काशी मथुरा तो कोई लेना देना नहीं है? ये कहे काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, ये तो इन्होंने कहा है ना साफ साफ, जेपी नड्डा ने। किसने कहा? जेपी नड्डा ने ऑन रिकॉर्ड उधर है। सर आरएसएस ने भी कहा था कि हर पत्थर के नीचे। आरएसएस आरएसएस ने गोलमोल करके कहा था, इन्होंने तो स्पष्ट बोला है ना। तो सर एक बात बताइए, आपको एक बार याद होगा, आपने पूछा था कि आप अगर राहुल जी के समर्थक हो, सलाहकार होते तो क्या करते? आपने एक बार याद है सवाल पूछा था मुझसे? हाँ, पूछा था। मैं तो अभी भी कहता हूं कि राहुल जी, अभी आप कहते हैं कि भैया देखो ना, काशी मथुरा का की जरूरत ना आरएसएस को है ना बीजेपी को है, तो लाओ हम उठा लेते हैं कि काशी मथुरा हम आजाद कराएंगे। तो वो नहीं कर सकते। देखिए प्रशांत किशोर ने उसने बोल दिया था ना कि भैया 23% वोट मिला है तुमको, जुम्मा जुम्मा उसमें 20% माइनॉरिटी का है, ज्यादा मत उछलो कूदो। सर वो 23% जो है वो 46-56 भी हो सकता है। आप एक बार सर आप बोलो सर, आपकी पहुंच है कि तुम ये काशी मथुरा का एजेंडा तुम उठा लो अब। बीजेपी तो छोड़, अब मैं सर क्यों बोलूं बीजेपी, साहब? सर एक बार बताइए ना, आज से अगर 20 साल बीजेपी पहले छोड़ रही है, अगर बीजेपी आज छोड़ रही है तो कोई उठा ले तो क्या गलत है? भाई राहुल गांधी नहीं कर सकता। वो तो जो सोरोस उसको एजेंडा देगा, लेफ्टिस्ट उसको एजेंडा देंगे, उसके फॉरेन हेंडर्स उसको एजेंडा देंगे, वही चलाएगा। इसके लिए तो सोनिया गांधी को मैंने 20 साल पहले ऑफर भेजा था। मैंने कहा था कि भाई मुझको गोद ले लो, मैं गोद जाने के लिए तैयार हूं। वो मौका वो चूक गई। नहीं तो कांग्रेस इस समय 60% वोट शेयर पे बैठी होती। नहीं तो सर अगर कांग्रेस ने लेगी तो कोई और पार्टी ले लेगी। अब तो मैं सर 20 साल पर निकल गए था, अब मेरा उस टाइम में एक एक बात और बताओ, आज मैं कहीं पढ़ रहा था अर्ली कि 40s में था। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छा वोट मिला है। हाँ, मिला है ना। हाँ, अरे ये तो तो मैंने विश्लेषण किया था ना, आपने सुना नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूँ मैं शायद सुन नहीं पाया। मैंने जी। बताया था कि भाई शिवसेना में बहुत खलबली है, हाँ। क्योंकि वैसे वो कोई शायद 54 एक बनते हैं उनके, जो नौ नौ जो जीते हैं ना उसमें करीब, उसके हिसाब से जी। उनको 54 विधानसभा क्षेत्र जीतने चाहिए, लेकिन वो जीते 20-22 ही हैं। हम्म। और उसका एक एग्जाम्पल है दूल्हे का।
धुले विधानसभा सीट है, उसमें जो 6 हैं उसमें से 1,91,000 की लीड ली बीजेपी ने जी 5 क्षेत्रों से, लेकिन शिवसेना एक ही क्षेत्र से 1,94,000 की लीड ले गई और 3,000 वोट से जीत गई। वो मुस्लिम बहुल रहा होगा। बहुत। तो शिवसेना को ये अब आकलन हुआ है कि भैया हमको तो खाली जो खैरात में दिए हुए कांग्रेसियों ने, एनसीपी ने जो हमको ये मुस्लिम वोट दिलवाए हैं वही मिले हैं, बाकी तो कुछ मिल भी नहीं किया है, क्या करें। सर ये तो फिर इसीलिए आपने ये तो सुना बहुत होगा, इसीलिए सर आपने सुना होगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और बीजेपी की बातचीत चल रही है। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, फिर जो ये महाराष्ट्र का चुनाव का एनालिसिस है वो तो इन लाइंस पे होगा, तो बड़े बहुत मजेदार एनालिसिस होगा। अब ये कोई कर ही नहीं रहा, मैं तो करके बताया था कि भाई ये देख लो, आप भी देख लीजिए उठा के। वेरी मानखुर्द इंटरेस्टिंग। के इलाके से, मानखुर्द के इलाके से जो इनको लीड मिली है करीब 90-95 हजार की, उससे ये जीत गए, बाकी सब में हारे। ये बॉम्बे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। जी तो इनका हिसाब किताब अधिकतर स्थानों पे इसी प्रकार का है। औरंगाबाद जैसी सीट पे तीसरे नंबर पे, जहां मुस्लिम वोट चला गया इम्तियाज जलील को, एमआईएम वाले को, वहां पे शिवसेना तीसरे नंबर, चंद्रकांत खैरे पूर्व एमपी नंबर 3। ये बात है जी तो ये तो आरएसएस वर्सेस बीजेपी का हुआ, ये सॉर्ट आउट कैसे होगा? सर सॉर्ट आउट तो ये ही लोग आपस में कर लेंगे भाई। अब आई थिंक मुझे लगता है कि बीजेपी इस वक्त जो है, अब जब चुनाव हो गए, सरकार बन गई, गवर्नमेंट ने काम कर दिया, तो जो समीक्षा बैठकें होंगी और जो एनालिसिस होगा कि भाई चुनाव आखिर क्यों हारे, और अब कोर्स करेक्शन में, तो सर ऐसी बात नहीं। देखिए बीजेपी कोर्स करेक्शन में तो ठीक है, वो अपना गलतियां सुधार लेगी। आरएसएस और बीजेपी मिल बैठ के सर सुधार तो लेंगे, इतना तो हमें विश्वास है। और पब्लिक प्रेशर भी तो है ना सर। और उधर बाबा ने तो ताबड़तोड़ काम शुरू कर दिया है और अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बाबा को तो बहुत जबरदस्त जो है एक मैं समझता हूं कि झटका कह लीजिए आप कि लगाई है, और उससे वो अब देखते हैं कैसे उबरते हैं, क्या करते हैं। पर उनके पांव में जो चक्कियां बांध रखी थी बीजेपी हाई कमांड ने, मुझे ऐसा बताया गया कि बाबा ने वो चक्कियां खोल दी हैं, और जो जो लोग बाबा को पकड़ के खींच रहे थे या काम नहीं करने दे रहे थे या परफॉर्म नहीं करने दे रहे थे, वो सारे जो है एक झटके में, बाबा जब गए थे इस बार, जब दिल्ली गए थे, और मैंने सुना है कि नड्डा से काफी हॉट टॉक भी हुआ है, ऐसी चर्चाएं हैं यूपी में। और उन्होंने सरेआम बोला कि तुम लोगों ने चुनाव हरवा दिया, ना तुम्हारा टिकट वितरण सही था और तुमने मुझे काम ही नहीं करने दिया है। मैं ही जानता हूं कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, पर अब मैं तुम्हारा कोई, ये जो तुमने मेरे पैर में जो बांध रखी है ना चक्कियां, मैं नहीं इनको बर्दाश्त करूंगा। अब देखिए वो क्या करते हैं। उनके गले में तो बहुत सारी घंटियां बंधी हुई है ना, और एक से एक हर मतलब चाहे वो आरएसएस की हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो आईएएस अधिकारियों की हो, वो अपनी, जो आदमी अपनी मर्जी से अपना डीजीपी और अपना चीफ सेक्रेटरी तक नहीं आज तक अपॉइंट कर पाया, जो आदमी टिकट वितरण में जिसकी नहीं चली है, तो वो क्या, उससे आप क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं? और आपको यू विल हैव टू ओन द डिबैकल। और वो और तो मुझे एक बात योगी जी हैं तो उन्होंने कह भी दिया। आप ये देखें कि ये जो परिपाटी है ये तो हर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में देखें आप, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो कोई देवेंद्र फडणवीस के कहने से किए क्या? ऊपर से जी आदेश आता है ऐसा कर दो, ऊपर से आदेश आता है ऐसा कर दो। नहीं सर, इफ यू रिमेंबर, जब पहली बार रात को 12 बजे शपथ दिलाई गई थी, वो तो सीधे मोदी जी और सीधे शरद पवार की बात हुई थी ना। मोदी जी ने कहा कि ऐसा कर दो, उन्होंने कर दिया। वो रात को जब 2 दिन बाद शरद पवार ने जब ठेंगा दिखा दिया, और वो इट वाज सच अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर मोदी
हैं, और बेचारे जलील हुए सारी दुनिया में देवेंद्र फडणवीस, और अब की बार भी भाई एकनाथ शिंदे को लाना है और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना है। ये भाई एक बार बताइए, ये तो सचमुच कहता है ना कि सेना का मैं तो सच्चा सिपाही हूं, जो हाँ हाई कमांड बोलेगा वहां खड़ा हो जाऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पार्टी का सच्चा सिपाही कौन होगा सर? आज कल अनुपम जी के और वीरेंद्र भट्ट जी के साथ में हमने कार्यक्रम किया था जी तो उसमें यही बात आई थी कि जब आप अपने नेताओं को या अपने सहयोगी पार्टियों को यदि आप निर्बल कर दोगे तो उनके कहने से वोट कौन देगा। जी तो इस बार जब देख रहे हैं, ये भी अनुपम जी ने कहा था कि पासी समाज के 3 मुख्य नेता हैं, तीनों समाजवादी में हैं। आज तक आप क्यों नहीं ला पाए उनको अपने पास? आप दुनिया भर के नेताओं को तोड़ते हैं, आप राजभर को लेते हैं, निषाद को लेते हैं, जो कुछ ठेंगा आपको हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन जो सबसे बड़ा समाज आपके साथ लगा हुआ था दलितों में, उसका कोई नेता आप नहीं ला पाए। ये क्या बात है? सर, मुझे वाकई लग रहा है, अच्छा मुझे इस बात की एक तो समीक्षा, मुझे एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है कि निषाद समाज का कितना वोट मिला है बीजेपी को। आई थिंक दिस संजय निषाद, जो ये जो ठेकेदार बनते हैं ना निषाद समाज के, आई थिंक दे हैव फेल्ड, मुझे ये दे पूरा फेल्ड, डाउट है। दे नंबर फेल्ड। 2, ओम प्रकाश राजभर के पीछे पीछे पहले चलता रहा होगा वोट, इस बार ओम प्रकाश राजभर के पीछे राजभर वोट भी नहीं चला है, मुझे ये ऐसा जो कुछ अंदेशा। ये जो जातिवादी नेता है ना, जी अधिकतर की 90% की एक शेल्फ लाइफ होती है। ये जो छोटी छोटी जातियों के नेता बन जाते हैं कुछ दिनों के लिए। हम्म अब अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, हम्म उनकी भी लगता है शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। यद्यपि उसमें बीजेपी की मैसेजिंग भी शामिल है, वो बात जी अलग है। जी तो अब आगे पहले तो 2 बातें डिस्कस करेंगे। एक बात तो जो ये कैंडिडेट सिलेक्शन की जो बात आई, और इस कैंडिडेट सिलेक्शन में बाहरी प्रभावों की जो बात आई, उसकी क्या सच्चाई है? सर, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि कैंडिडेट सिलेक्शन में यूपी में जो सबसे बड़ा रोल था वो बनारस वाले उस पत्रकार का था, जो कि बनारस उनका मूल स्थान है। वैसे तो वो नोएडा में रहते हैं, टीवी 9 भारतवर्ष के हाँ 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 बिल्कुल। डायरेक्टर न्यूज है और चीफ एडिटर है। हम्म और पर उनका चूंकि मूल स्थान उनके पिताजी और वो बनारस के थे, तो मतलब इसलिए हम लोग उनको बनारसी कहते हैं तो वो नोएडा के ही, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर वो एक पैरेलल पावर सेंटर बन के जो उभरे हैं, और जो वो उनके बारे में है, अब कितनी सच है कितनी झूठ है ये मैं नहीं जानता, पर लखनऊ में यही चर्चा है, लखनऊ के गलियारों में, कि वह जो है उनके कहने पे ही सब हो रहा था, और वो पैरेलल दरबार लगाते हैं, बकायदा बकायदा उनका दरबार लगता है। और भाई एक आदमी बाबा की अथॉरिटी को डिफाई करते हुए दरबार लगा रहा है, और बाबा उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको उसको बीजेपी की टॉप लीडरशिप का वरद हस्त प्राप्त है, उसका आशीर्वाद प्राप्त है, और वही सारा कुछ डिसाइड कर रही है। भाई बाबा को आपने फ्री हैंड दिया ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि नड्डा साहब को पार्टी अध्यक्ष से हटा के जो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया है, ये उनको किस बात का रिवॉर्ड किया है? आपको नहीं लगता कि ये एक गलत मैसेज है? वैसे तो ये माना जाता है कि पार्टी अध्यक्ष का पद जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री से बड़ा है। ये हेल्थ मिनिस्टर थे जब इनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, हाँ जी। और उसके उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी थी। अब उनको वापस यदि हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है, तो इसका मैसेज तो मुझे लगता है यही है कि लौट के बुद्धू घर को आए।
मतलब उनका डिमोशन हो गया। हाँ, इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बने थे हेल्थ मिनिस्टर से, तब उसको प्रमोशन कहा गया था। घर कायदेन सर वापसी भी उनको कह सकते हैं, सर आप घर उनको ना वापसी भी एक कह सकते 1.5 महीने की विपश्यना पे भेजना चाहिए था कि जाओ, हैं। बहुत मेहनत की है तुमने, इसलिए जाओ तुम पहले विपश्यना करो, फिर आना। और सर यूपी के यूपी के नतीजों की प्रॉपर समीक्षा करके जो लोग हार के लिए जिम्मेवार थे, दे शुड बी द मेड टू टास्क। सर ये अगर समीक्षा प्रॉपर नहीं होती है, एंड सम हेड्स मस्ट रोल, नहीं तो ये तो कांग्रेस कल्चर हो गया ना कि राहुल गांधी 55 चुनाव हार के भी 55वीं रीलॉन्च होने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर आप इतना बड़ा आपको एक सेटबैक लगा है, 400 सीट से आप 240 पे आ गए, मतलब 370 से 240 पे आ गए आप, आपने क्या समीक्षा की? सर पब्लिक, ये देखिए, मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूं ना, एक आम भाजपा समर्थक के रूप में पूछ रहा हूं, एक वोटर के रूप में, कि भाई आपने को इतना बड़ा झटका लगा, आपने क्या कोर्स करेक्शन किया? मुझे अभी तक बीजेपी की हाई कमांड में कोई कोर्स करेक्शन होता, अंदर 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 खाते कुछ हुआ होगा, पर बाहर पब्लिक को कोई मैसेजिंग नहीं है अभी है। सर पब्लिक का पेट भरने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, एक आम जनता होने के नाते। तो फिर तो वो मानना पड़ जाएगा कि साहब हमसे गलतियां हुई हैं, वो कैसे मान लेंगे? सर गलतियां हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, और पूरा इलाका का इलाका साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया पार्टी का। जिन जिन जो सीटें आप 3-3, 3.5, 4-4 लाख वोट से जीतते थे, वो आ रहे हैं आप। पूरा बुंदेलखंड साफ हो गया। बुंदेलखंड आपका सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। आप 2019 और 2014 का रिजल्ट उठा के देखिए, सबसे बड़ी लीड्स बुंदेलखंड से थी। बुंदेलखंड में शायद एक सीट जीते हैं, बाकी सब हार गए। झांसी जीते हैं, बाकी क्या? बाकी सब हार गए। बिल्कुल। और सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबैकल? सर वो देखिए, समीक्षा के नाम पे लीपापोती होगी तो बिल्कुल हो। फिर यही रिजल्ट आएगा। जी। अभी भी आप देख लें समीक्षा क्या हो रही है। यदि आप पोर्टफोलियो देखें, तो पोर्टफोलियो से तो यही संदेश दिया गया है कि सब कुछ परफेक्ट है, नो चेंज सब कुछ रिक्वायर्ड। परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं नहीं, पोर्टफोलियो तो ऐसे बांटे गए जैसे 400 सीट वाकई आई हैं। हाँ। पोर्टफोलियो तो ऐसे बांटे गए हैं। हम्म, पोर्टफोलियो तो इसी तरह से बांटे गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर मैं आपको बताऊं, देखिए। देखिए आरएसएस को तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़े जो दो है ना, उनको टास्क पे लेना चाहिए कि चलो भाई, दोनों को चलो पेशी। अगर अगर सचमुच आरएसएस अपने आप को कस्टोडियन समझता है, अगर आपको लगता है कि भाई हम हैं लीडर हैं, तो इन दोनों को बुला के पहले तो इनकी क्लास लेनी चाहिए कि हाँ भाई आओ बताओ क्या किए हो ये। सर इसको इस पूरे चुनाव अभियान में 400, अब की बार 400 पार का नारा देने और उसमें बुरी तरह फेल होने के लिए मोदी जी को जवाबदेह क्यों नहीं होना चाहिए? भाई हम लोग नाच नाच के बोलते हैं कि राहुल गांधी 55 बार फेल हुआ, राहुल गांधी इज अ डफर, राहुल गांधी इज अ फेलियर, राहुल गांधी इज अ लूजर, ही इज अ रिलेक्टेड पॉलिटिशियन। तो हम ये क्यों ना बोलें कि 400 पार नारा देकर पूरी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस में, जो एकदम मस्त कर देने वाला, ये बहुत बड़ा टेक्टिकल फेलियर था जिसको हम बोल रहे थे ना कि हमको तो, लोगों को तो समझ में ही नहीं आया,
और वो तो उलझ के रह गए और इट वाज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिस दैट, और पता नहीं कौन कौन सी हम लोग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे। उसी 400 पार के नारे ने हरवा दिया। एंड सम पीपल शुड ओ कि हाँ ये हमारा फेलियर था। पर जी, नहीं, चलिए हम बहुत अब बड़ी। अगले विषय पर चलते हैं। इसी में जी 2 विषय और लेंगे। पहला जी विषय ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश को दोबारा जीतने के लिए अब क्या करना चाहिए? और क्या हरियाणा और महाराष्ट्र, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मैं देख रहा था कि लोकसभा में जिस प्रकार का मत प्रतिशत है, बीजेपी केवल 3% से आगे है। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में वो असेंबली चुनाव जीत पाएगी। तो ये हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के विषय में क्या करना चाहिए इनको कि इनको ये दोबारा जीत सकें? उत्तर प्रदेश में 156 विधानसभा सेगमेंट भाजपा ने जीते हैं और 188 हारे हैं इस लोकसभा चुनाव में। जी सर, सबसे पहले तो सांगठनिक फेरबदल, और बाबा शुड बी गिवन एकदम पूरा चार्ज, पूरी पावर कि आप अपनी टीम बनाइए, आपको स्टेट कैसे चलाना है, पूरी की पूरी टीम आपकी होगी, दिल्ली का कोई दखल नहीं होगा। पहला, लेट बाबा मेक हिज ओन टीम एंड रन द स्टेट एज ही विशेस। अगर इनके ही नेतृत्व में 2027 लड़ना है तो सबसे पहले तो सर, वो था एक बार याद है, वो अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, साथ में 4 चाचा लोग बैठा दिए थे। बोला, मैंने एक उस पर व्यंग लेख लिखा था कि यार मैं तो सिर्फ कुर्सी पे बैठा हूं, स्टेयरिंग किसी के पास है, क्लच किसी के पास है, ब्रेक किसी के पास है, हैंड ब्रेक किसी के पास है, तो मैं तो सिर्फ सीट पर बैठा हूं और गालियां मैं खा रहा हूं पब्लिक की। ड्राइविंग के सारे पैनल्स जो है और वो सब कुछ तो चाचा लोगों के पास थे। तो सर ये सेम आपने योगी जी की पोजीशन बना रखी थी यूपी में। तो भैया सबसे पहले तो उनको ड्राइविंग सीट पे बैठाओ, तो एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक और हैंड ब्रेक और स्टेयरिंग सब उनके हाथ में दो, पहली बात। और सर जातीय समीकरण गड़बड़ाए हैं, जातीय समीकरण वो जो कील कांटे हैं उनको फिर से दुरुस्त करना पड़ेगा। जो जो समर्थन ओबीसीज, इवन सर ओबीसीज की तो बात छोड़ दीजिए, सवर्णों में भी आपने अपना समर्थन खोया है, सवर्णों का वोट भी जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटीज की तो बात छोड़ दीजिए। तो सर सबसे पहले तो वो कील कांटे दुरुस्त होंगे और वो बाबा कर लेंगे। बाबा के पास इतनी कुवत है। आज भी बाबा द मोस्ट पॉपुलर लीडर बीजेपी के न सिर्फ यूपी में बल्कि देश में हैं। आप उनको कमांड दीजिए, हैव फेथ इन हिम एंड लेट हिम परफॉर्म। जी, सीधी सी बात है। एक चार्ज बाबा पे भी लगता है, उसका क्या होगा? बाबा पे सभी जगहों से, और ये भी लोग, जो विरोधी पक्ष है बाबा का, वो कहता है कि साहब कि बाबा के ठाकुरवाद के कारण ओबीसी जो है छटका है। सर सच बताऊं तो बाबा का ठाकुरवाद तो मान लीजिए, या आरोप लगाने के लिए आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, पर ठाकुर से जो मैं नाराज ये थे। नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं जी तो ये कह रहा हूँ कि ये बात चारों तरफ है, ये इंप्रेशन है और इसका ओबीसी समाज में रिएक्शन हुआ है, इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा इंप्रेशन को। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो आकलन है, मैं आपसे कहता हूँ कि ठाकुर समाज ने बाबा का
मुख्यमंत्री होने का नाजायज फायदा नीचे उठाया है और इसको बाबा को सख्ती से रोकना पड़ेगा। सर सच ये है कि देखिए ठाकुर समाज जो फायदा उठाने की बात है ना, जो आम जनता है उसमें ऐसा कभी कोई मैंने नहीं सुना। बाबा के शासन में ट्रांसफर पोस्टिंग्स में जो ठाकुर अधिकारी थे, स्पेशली थानों में, वो पोस्टिंग्स ठाकुरों को मिली, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब पूछा गया तो उनसे कहा कि एक बात बताइए ना, सपा और बसपा के शासनकाल में 20 साल तक ये ठाकुर अधिकारी जो है लूप लाइन पे खड़े रहे बेचारे हैं, और सारी मलाई जो है ये स्पेशली यादव्स एंड अदर कास्ट खाते रहे। तो अब कम से कम 20 साल बाद इनको तो मेन लाइन में आने दो, एक ये तर्क था। उसके अलावा सर एक बात बताइए ना, ठाकुरों से ज्यादा तो ब्राह्मणों की जो जो हायर पोस्ट्स हैं उसपे तो ठाकुरों से ज्यादा ब्राह्मणों की को प्लम पोस्टिंग्स मिलती रही हैं। ड्राइविंग सीट में तो ज्यादा ब्राह्मण्स रहे हैं। एक आरोप जरूर, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ ये है कि क्योंकि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से ही हूँ, वो सब वहाँ पे संपर्क है, तो जो ब्राह्मण अधिकारी हैं उनको समाजवादी पार्टी में कोई विशेष उनको समस्या नहीं थी। उनका कहना था भाई यादव अधिकारी है ही नहीं जब ऊपर क्लास 1 क्लास 2 में, तो हमको ही मिलेगी पोस्टिंग। हाँ ये समस्या तो आती है, लेकिन इस चीज को एड्रेस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब नैरेटिव झूठा ही बनाया गया, नैरेटिव बनाया तो गया। उस नैरेटिव को करेक्ट करने के लिए क्या प्रयास किया देखिए, कम्युनिकेशंस के मामले में चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो पासिंग मार्क्स से कम है, ये मानेंगे आप? हाँ सर, नैरेटिव बिल्ड करने के मामले में तो निश्चित रूप से, नहीं, और सर काउंटर करने के मामले में खाली बिल्ड तो बहुत जी दूर की बात है, काउंटर ही नहीं कर पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मतलब जो दुनिया के सबसे भ्रष्ट चोर और लुटेरे हैं वो भी जो है भ्रष्टाचार पे ज्ञान देने लगते हैं, और ये लोग डिफेंसिव दिखाई देते हैं। जी। तो हरियाणा में क्या निश्चित रूप होगा? से जी हरियाणा में क्या होगा? सर, हरियाणा में इतनी खराब स्थिति है नहीं। अगर हरियाणा में 3 सीटें, तो ये बहुत ही क्लोज फाइट में मार्जिन पे हारे हैं, और जो कि सिर्फ जो ये संविधान और आरक्षण वाला जो नैरेटिव था ना, इसके नुकसान से हारे, नहीं तो हरियाणा में तो इट वुड हैव बीन 8-2। तो हरियाणा का रिजल्ट अच्छा है सर। हरियाणा में तो अगर सिर्फ आपके खट्टर साहब, कृष्णपाल गुर्जर और आपके राव साहब, ये 3 नेता कायदे से मेहनत कर देंगे अगले 3 महीने तक, तो हरियाणा ये बहुत इजीली रिपीट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि सर मैं एक बात और मानता हूं कि इस चुनाव में जितना एंटी इनकम्बेंसी वाला गुस्सा था ना, वो निकल गया है। और हरियाणा में इस चुनाव में इनेलो और जजपा की एक तरह से वॉकओवर मिला है हुड्डा साहब को। परंतु वो स्थिति लोक विधानसभा में नहीं होगी। विधानसभा में इनेलो और जजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जो कि इस बार उन्होंने नहीं लड़ा है। और अभी भी 44 सीट के आसपास बीजेपी जो है ज्यादा वोट लेके आई है लोकसभा में। विधानसभा में हालांकि वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, परंतु जब इनेलो जजपा के कैंडिडेट्स भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए स्थितियां इससे बेटर हो सकती है, और बीजेपी बहुत आसानी से ये चुनाव निकाल सकती है। और चूंकि 10 साल की वजह, देखिए हरियाणा वो स्टेट है जो हर 5 साल में रोटी पलट के खाता है। हालांकि पिछली बार भी अपनी तरफ से हरियाणा ने रोटी पलट दी थी। तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से हरियाणा बीजेपी को लड़ना है।
परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा शायद इनेलो जजपा में से किसी एक के साथ, जजपा तो नहीं, शायद इनेलो के साथ, और इनेलो के साथ पूर्व में भी वो प्रीपोल अलायंसेस करती रही है, तो हो सकता है कि बीजेपी इनेलो के साथ किसी किस्म के प्रीपोल अलायंस या अंडरस्टैंडिंग में भी जा सकती है। जी, अब आइए अंतिम प्रश्न आपसे पूछता हूं आज के इसके कार्यक्रम का, और वो ये है कि मोदी 3.0 से आपकी 5 सबसे बड़ी मांगे क्या हैं? सर, सबसे पहला जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, और इंटरनल सिक्योरिटी में जो ये एनआरकी 2-2 साल तक सड़कें और रेल लाइनें घेर के जो है ना, ये अपनी मनमानी चला के देश को बंधक गिरवी रख, जो देश को पे ब्लैकमेलिंग करने वाले, कब्जा करने वाले जो ग्रुप्स हैं, इनसे सख्ती से निपटना, और बंगाल जैसे स्टेट्स में जो अराजकता, एनआरकी, गुंडागर्दी, जंगल राज चल रहा है, उस पे सख्ती से काम करना, और जरा अपनी सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी को रीलुक कीजिए। और जैसे आपने हरियाणा में इस बार थोड़ा सा कोर्स करेक्शन किया है कि एक भी जाट मंत्री नहीं बनाया आपने, आपने मान लिया कि हरियाणा में अगर जाटों का वोट नहीं मिलना है तो ठीक है, खाम का जो है प्रयास करने तो कोई मतलब नहीं, जिसका वोट मिलता है उस पर ध्यान दो। तो सर, जी, ये थोड़ा सा, ये जो है ना बहुत ज्यादा सेक्युलर इमेज लेके चलना, ये बीमारी वैसे संघ को भी है और भाजपा को भी है। पर मेरी हाँ, जो दोनों सबसे को। सबसे बड़ी जो आशा है वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, हेल्थ सेक्टर पे काम करे सरकार। बाकी वी आर डूइंग क्वाइट वेल। जी, और ये जो कंटिन्यूटी का मैसेज दिया है इस पोर्टफोलियो से, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड, परंतु हार की समीक्षा जरूर होनी चाहिए, और हार के जिम्मेवार लोगों को दे शुड बी टेकन टू टास्क, इवन इफ ही इज अ मोदी और एन अमित शाह। जी, दे मस्ट रियलाइज कि उनसे भी गलतियां हुई हैं, दे शुड ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन वहां तक तो कोई जाती नहीं है नहीं नहीं, ना। और आपकी रिपेंटेंस आम वोटर पब्लिक तक दिखाई देनी चाहिए। पब्लिक को पता लगना चाहिए कि नहीं, मोदी को भी झाड़ पड़ी है। जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, मोदी जब उस कमेटी के सामने हाजिर होंगे तो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पेश हो, और बाकायदा इनको झाड़ पिलाई जाए, और उसकी बाकायदा न्यूज आए कि आज मोदी को जो भाजपा के बड़े लोगों ने कस के जो है झाड़ा है कि कायदे में रहो, ज्यादा ऊपर मत उड़ो। करेक्ट। सर तो एक बात आइए बताइए फिर ना, आज। जी, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा था ना, मोदी सब कुछ कर रहे थे, तो अगर हार हुई है तो मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। जी। तो हार तो मान नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं हम तो जीते हैं। नहीं सर, पब्लिक देख, एक मिनट, तो कह रहे हैं हम तो जीते, पब्लिक हमने सरकार पोस्चरिंग बनाई के तो लिए जीते। ये बहुत अच्छा है, पब्लिक पोस्चरिंग के लिए अच्छा, भाई सरकार आपकी बन गई, चाहे लंगड़ी से ही आपने पोर्टफोलियो बांटे, उसमें भी आपने दिखा दिया कि नहीं, आप पूरी मजबूती से सरकार चला रहे हैं, पर हार की समीक्षा होनी चाहिए। पब्लिक को बताने के लिए आप कुछ भी लफाजी करिए, बंद कमरे में तो प्रॉपर समीक्षा होनी चाहिए। और मोदी इस बात को स्वीकार करे कि हाँ, मुझसे गलती हुई जब मैंने 400 पार का नारा दिया था, उसी नारे की वजह से 50 सीट का लॉस हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, वो आपने 400 पार का नारा दिया था तो उसके कारण भी बताया जाना चाहिए था कि क्यों आप 400 पार जाना चाहते हम्म। हैं, और वो जो गैप छोड़ा उसी को ऑपोजिशन ले उड़ा, ले और उड़ा, बात खत्म। बिल्कुल। ये गलती तो हुई।
जी। तो आइए आज की चर्चा आप यहीं पर इसको विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बाबा रामदास जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।